Hi guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to discuss about ionic equilibria. As the topic suggests equilibria, already we studied this topic in 11th standard as chemical equilibrium. तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है दोस्तों? केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी, अगर वो C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है और वापस से वही C प्लस डी अगर हमारे A प्लस बी में कन्वर्ट होगा, तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूँ A प्लस बी रिवर्सिबल का एरो बना के और क्या दे रहा है C प्लस डी, तो हम लोग क्या बोलेंगे हमारा यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे आयंस के बीच में। किसके बीच में डिस्कस करेंगे? आयंस के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने NaCl लिया और उसको मैंने कन्वर्ट किया Na प्लस और Cl माइनस में, और यही Na प्लस और Cl माइनस आपस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl में, तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा और इस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कांस्टेंट की वैल्यूज़ को निकाला जा सकता है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होंगे, ये सब हम लोग इस चैप्टर में क्या होंगे? पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों टॉपिक है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि आयंस के बीच में, आयंस और नॉन आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम जनरेट होगा वही हमारा क्या होगा? आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा। तो डेफिनेशन क्या बन के आएगा बच्चों? द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल in solution is called ionic equilibrium. The equilibrium between ions and unionized molecule are called ionic equilibrium. For example, H2O किसको, और वाटर मॉलिक्यूल क्या है हमारा? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, और उसका इक्विलिब्रियम किसके बीच में आ रहा है? H प्लस एंड OH माइनस के बीच में। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो हम लोग क्या एग्जामिन करेंगे? तो यहाँ तक डेफिनेशन से तो हमको पता चल गया कि द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन एंड आयोनाइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन बिटवीन आयंस एंड सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड सॉल्ट्स एंड इट्स आयन इन वाटर। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करने वाले? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर में आगे कैसे बढ़ेंगे? अब हम लोग को जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में डिसॉल्व करना होता है तो एक टर्म निकल के आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? हमको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ऑलरेडी पता है कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसॉल्व कर दिया जो आयंस बनाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो हाँ, वो ठीक बोल रहे हैं कि जो आयंस बनाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइट्स को कैटेगरी करके पढ़ना है। अभी कैटेगरी कैसे करेंगे वो हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे? सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक क्या होगा? चैप्टर समझ में आया होगा। तो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट वन इज इटसेल्फ इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा? ऐसे सब्सटेंस जो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या होगा? गिव राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो वो अपने पूरे के पूरे सोल्यूशन, पूरे के पूरे आयंस क्या होंगे? बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्ट इन वाटर लेता हूँ, अगर मैं NaCl को क्या करूँगा? वाटर के अंदर डिसॉल्व करूँगा तो वो क्या करेगा? अपने पूरे आयंस क्या करवा देगा? डिसॉल्व करवा देगा। आप अगर नमक को पानी के अंदर घोलते हो तो आपको कभी नमक मिलने वाला है क्या? दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो मतलब वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया, जो पूरी तरह क्या हो जाए? अपने आयंस दे पूरी तरह क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? तो कोई बच्चा उठ के बोलता है कि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयोनाइज नहीं होगा, तो वो करेक्ट बोल रहा है। हमारे पास भी डेफिनेशन क्या अवेलेबल है कि द नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर दोज डू नॉट आयोनाइज्ड। क्या होता है? डू नॉट आयोनाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इथेनॉल को वाटर के अंदर मिलाऊंगा तो इथेनॉल वैसे का वैसे ही होगा, वो आयंस में कभी कन्वर्ट होने वाला नहीं है। ग्लूकोज आयंस में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, यूरिया कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। वो पर्टिकुलर
जो भी मॉलिक्यूल हम लोग मिला रहे हैं उसके अंदर, या जो भी चीज़ मिलाने वाले हैं, वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशंस के अंदर वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। और ऐसे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होने वाले नहीं है, वो वैसे के वैसे सॉल्यूशंस के अंदर क्या रहेंगे, एग्जिस्टेंस में दिखाई देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे और स्टडी करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हमारा दो पार्ट आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट, फॉर एग्जांपल NaCl, अगर मैं NaCl को डिसोसिएट करूंगा तो Na प्लस और Cl माइनस देता है। तो अगर उसको, तो किसी बच्चे का भी क्वेश्चन है कि सर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बच्चों उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एरो से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको, सिंगल एरो से। और एग्जांपल देखो मैंने दिया हुआ है, HCl डिसोसिएट हो रहा है किसके अंदर, H प्लस एंड Cl माइनस आयंस के अंदर। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो भी किसके अंदर आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो भी किसके अंदर आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जाम्पल HNO3, H2SO4, HI, HClO3 और HBr, ये सब किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये सब क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल है, KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, NaH, NaOH एक्सेट्रा। ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, ऐसे जो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और उसको किससे डिनोट करते हैं, सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ऐसा होगा क्या जो डिसोसिएट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, डिसोसिएट होगा बट कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियल डिसोसिएट होगा। ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट स्मॉलर एक्सटेंट मतलब क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन। क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको किससे डिनोट किया जाता है, डबल बॉन्ड, डबल एरो से इंडिकेट करने का। किससे इंडिकेट करने का, डबल एरो से। एग्जाम्पल देखो, एसिटिक एसिड को मैंने डिसोसिएट किया, कैसे डिसोसिएट हुआ है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है। तो इसके कौन से एग्जाम्पल होंगे, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके एग्जाम्पल्स भी क्या होंगे, वीक एसिड और वीक बेस। एसिडिक एसिड HClO, HF, H3PO3, और वीक बेस में हमारे पास क्या है, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल अमाइन। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखो दोस्तों, ये जो आयंस, ये जो आयंस है, ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूँ, डिसोसिएट। कितना होगा, कैसे होगा, वो पता करने के लिए हमारे पास नया फैक्टर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, NaCl, वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में। कितने आयंस बने, 2 आयंस बने। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ क्या था, NaCl था, और वो किसके अंदर डिसोसिएट हो गया, 2 मोल्स में। तो अगर मैं डेफिनेशन देख के हिसाब से बात करूँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू आयंस। फॉर्मूला अगर मैं बनाऊंगा तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर मोल। अब यहाँ से देख के बताओ, टोटल मैंने कितना बोला, 1 मोल है, डिसोसिएट कितना हो गया, 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा इक्वल्स टू 2/1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन का। एकदम सिंपल होता है, किसी भी सोल्यूशन कितना डिसोसिएट हुआ टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। इफ अगर मैं बोलूँ, अगर C मेरा अगर मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ टॉपिक को, यहाँ पे मैं बात कर लूँगा। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो जो डिसोसिएशन आया उसी को क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ
डिसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। इफ सी इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सी क्या है हमारा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, अगर मुझे पता करना होगा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फॉर कैटायन और अरायन, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन। उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस एंड अनायंस के बारे में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया है आपको, वो कितना डिसोसिएट होगा, वो मेरे को किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या बोला मैंने, अल्फा इंटू 100। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन क्या होता है, अल्फा होता है। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं फैक्टर के लिए बात करूं तो किसके से वो अफेक्ट हो जाएगा, सबसे पहला अफेक्ट का टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज अ सॉल्यूट, तो वहाँ पे जो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो एग्जैक्टली कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होगा। क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये होगा मेरा नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में जब भी मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्वेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट इंक्रीज कब होगा, जब पोलैरिटी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का इंक्रीज हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट का पोलैरिटी इंक्रीज होगा तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा कब, जब मैं उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को किस में लेके जाऊंगा, डाइल्यूशन में लेके जाऊंगा। किस में लेके जाऊंगा, डाइल्यूशन में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको अगर मैं और डाइल्यूट करूंगा तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयंस अगर डिसोसिएट जल्दी नहीं कर पा रहा है, स्लोली कर रहा है, अगर मैं उसको हीट करूंगा तो वो फटाफट क्या करेगा, आयंस बनाने स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही मैंने हीट किया वैसे ही मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो गया, बढ़ने लग गया, मतलब आयंस के फॉर्मेशन भी क्या हो गया, बढ़ने लगे। अगर आयंस के फॉर्मेशन बढ़ने लगेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये थे हमारे पास 4 फैक्टर, कौन कौन से, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, जो आपको एमसीक्यू जैसे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में क्या बोला, द आयोनिक इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आपको मैंने बताया कि कौन से फैक्टर, मतलब कौन से चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जामिन करने वाले हैं। आगे हम लोग ने देखा वो जो फैक्टर क्रिएट हो रहा था, उस फैक्टर के अंदर हम लोगों ने एक नया फैक्टर पढ़ा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहे हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया। देन आगे हम लोग चैप्टर में आ गए, जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो क्या बन रहे थे, आयंस बना रहे थे, मतलब डिसोसिएट हो रहे थे। तो जो डिसोसिएशन का फैक्टर था उसको लेके हमने एक नया टॉपिक बना दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत सिंपल होता है दोस्तों, कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मैंने बोला 1 मोल था, कितना डिसोसिएट हो गया, 2 मोल डिसोसिएट हो गया, ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे जेई और सीईटी और नीट जैसे एग्जाम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया। और फैक्टर्स के ऊपर भी क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा तो आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। तो दोस्तों ये था आयोनिक इक्विलिब्रिया का आज के लिए इंट्रोडक्शन का टॉपिक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मेरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए
और मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को और भी नए नए इंटरेस्टिंग इस चैप्टर के बारे में चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगा और हर चैप्टर में आप लोगों को नया कुछ ना कुछ तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों।